बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस वक्त अडयाला जेल में हैं। उनसे मुलाकात हुई है आज इंतहाई सीनियर कानूनदान शेर अफजल मरवत साहब की। उनके पास काफ़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं और इमरान खान साहब ने काफ़ी सियासी उमूर भी डिस्कस किए हैं। और नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में कौन इलेक्शन लड़ेगा, मरीम साहिबा के मुकाबले में कौन लड़ेगा, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, क्या प्लानिंग है, ये सारी गुफ्तगू हम आपको सुनवाते हैं। उन्हीं की ज़ुबानी सुनिएगा। लेकिन उससे पहले सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब, उनकी भी गुफ्तगू है कि इमरान खान साहब से जब मुलाकात होती है तो किस हाल में मुलाकात होती है। फरिश्ते वहाँ पे होते हैं, एक फरिश्ता इधर होता है, एक फरिश्ता इधर होता है, राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे, तो वो बात नहीं करने देते। और इवन इमरान खान साहब से जो डिस्कशन की जाती है, यानी कि क्लाइंट ने और वकील ने आपस में एक डिस्कशन करनी होती है, स्ट्रेटेजी तैयार करनी होती है, कुछ बातें पूछनी होती हैं, ऐसी बातें जो कि मुखालिफ वकील को या मुखालिफ पार्टी को पता ना चलें कि वो क्या ऐसी बात करने वाले हैं अपने मुकदमे में, ऐसा क्या ब्रेक थ्रू है उनके पास, तो वो सारी बातें सुन ली जाती हैं। अगर वो पहले से सुन ली जाएं तो जाहिर है उसका काउंटर फिर स्ट्रेटेजी लेके आ जाते हैं। तो ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए मुखालिफ फरीक के पास। यह भी आपको सुनाऊंगा सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब। और दूसरा, बुशरा बीबी ने आज एक एप्लीकेशन दी है। एक तो उनकी ज़मानत जो है वो अबूरी ज़मानत मंजूर हो गई है 17 नवंबर तक, और उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। 17 नवंबर को वो दोबारा अदालत में पेश होंगी और फिर कुछ और भी वो एक्टिविटी कर रही हैं। एक दरख्वास्त उन्होंने दी है कि इमरान खान साहब से तन्हाई में उनकी मुलाकात की इजाज़त दी जाए और जेल सुप्रेंट को हुक्म दिया जाए कि वो इमरान खान साहब की वह अहलियाँ हैं, कुछ पर्सनल डिस्कशंस करनी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करनी हैं, घर की बातें होती हैं, तो उसमें ये फरिश्ते जो हैं वो ना हों और उनको वन ऑन वन मुलाकात की इजाज़त दी जाए। तो देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है। लेकिन पहले सुनिए सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब को कि वो क्या बता रहे हैं सारी सूरत हाल के बारे में। कि बायोमेट्रिक के कमरे से जब उन्हें 80 से 90 रेंजर्स ने यलगार मारकर गैर कानूनी गैर आईनी तौर पर उन्हें गिरफ्तार किया था, और जिसके छापखाने में आज सारा ये जो है टर्मोइल आप देख रहे हैं, इस मुल्क में कलातम फैला हुआ है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब टेक अप किया था तो अदालत आलिया के उस फैसले को You don't need an expensive solicitor to write you a will. Protect your loved ones and assets with a professionally written and legally गिरफ्तारी को कलातम फैला हुआ है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब टेक अप किया था तो अदालत आलिया के उस फैसले को जिसमें उन्होंने उनकी गिरफ्तारी को कहा था कि जायज है, वो उसको कलअदम करार दिया था सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने और साथ ही उन्होंने उनको उसमें ये किया गया कि जनाब इसकी न सिर्फ गिरफ्तारी डाल दी गई है बल्कि रिमांड भी 8 दिन का दे दिया गया है, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने दे दिया गया है। तो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्लॉक रिवर्स की जाएगी और इसलिए उन्हें वो रिलीज कर दिया गया और वो जो गिरफ्तारी थी और रिमांड था उसको कलअदम करार दे दिया गया उसे। तो ये वही केस था फिर अलकादर ट्रस्ट का, जिसमें आज फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट की मुकदमे के बावजूद हाई कोर्ट की जो है बावजूद जो है फिर नैब ने जो है गिरफ्तारी डाल दी है। आज गिरफ्तारी डाली है ताकि ये इनको माने किया जाए कि ये फैसला करने से गुरेजा हो जाए, क्योंकि कब गिरफ्तारी कॉल नैब के या प्रोसिक्यूटर के इंफ्राक्चुअल हो जाती है जब वो गिरफ्तार हो जाए। तो हमने कहा कि ये तो अदालत के साथ भी चरियन धोखा देने के मुतरादिफ है। ये अदालत की इससे ज्यादा तल्हीक और तौहीन नहीं हो सकती है कि अदालत में झूठे बयान देकर 3 तारीखें 1 महीने में इन्होंने ली और आज जाके गिरफ्तारी डाल दी ताकि अदालत आलिया को माने किया जाए कि उसकी जो है फैसला करने से और उसको सुनने से रोका जा सके। हाईकोर्ट ने छोड़ा फिर भी गिरफ्तार कर लिया और अवाम को जो है खुशहाली। अगर सर जय ट्रायल जो है कलअदम करार दे दिया जाता है तो क्या इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी गई कलअदम करार दे दी जाएगी? लेकिन वो गिरफ्तारी जो है उनकी राय उसकी तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वो तो सुप्रीम कोर्ट से हमें तो है कि इंशाल्लाह उनको जमानत मिल जाएगी, खुशी मिल जाएगी। लेकिन आज मैंने जो है उनकी क्वाशमत भी कर दी है उस केस में, सुप्रीम कोर्ट में कर दिया है, जो यहाँ से हाई कोर्ट से तो ये फैसला ना हो सकता, हमारे खिलाफ हुआ था कि ये पहले 249 ए में ये ट्रायल कोर्ट में जाए। अब भाई कौन सी ट्रायल कोर्ट? हम तो हैरान है कि इस ट्रायल कोर्ट जहाँ हमारी सुनवाई तक नहीं होती है, जहाँ हमारी मुलाकातें मुमकिन नहीं है, जहाँ फरिश्ते बैठकर हमारे ऊपर सर के ऊपर बैठते हैं, हम तो कोई बात खान साहब के साथ जो है कॉन्फिडेंशियलिटी में कर भी नहीं सकते हैं। अब वकील का और एक साहिल का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही तकद्दुस का रिश्ता ही नहीं होता है, बल्कि उसमें बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो
किसी और का हक नहीं है सुनने का, किसी और का, ना आइन ना कानून के तहत कोई पूछ भी नहीं सकता है कि मेरी खान साहब के साथ क्या बात हुई या खान साहब ने मुझे क्या कहा है, क्योंकि ये इतना इतमाद का रिश्ता होता है। लेकिन हम बात भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि फरिश्ता ऊपर बैठा होता है, सबके ऊपर। बार बार कहते हैं भाई जाओ बंद है तुम्हारा कमरा सारा बंद है, क्या ये काफी नहीं है? लेकिन फिर भी वो फरिश्ते बैठे होते हैं कि कान में बात कर। तो ऐसे में क्या इंसाफ मिल सकता है? तो ओपन ट्रायल ही में जब अदालत में आते हैं तो हम जज साहब की मर्जी के साथ उनसे इजाजत लेकर हम अपने साहिल के साथ बात करते हैं, उनको एतमाद में लेते हैं, वो हमें अपने जो है मामलात मालूमात बताते हैं, तो हम उससे ही जो है बेहतर इंसाफ की राहों की तरफ हम इसको आगे चला सकते हैं। सर बार बार जो सिक्योरिटी खर्चात का इजहार किया जाता है, एक शख्स को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते तो हम अपना दिफा कर पाएंगे अगर कल को कोई जंग हो जाती है? देखिए इस वक्त जो कुछ मुस्लिम उम्मा के साथ हो रहा है, आप जरा गजा में देख लें, अमान कसम खुदा की रोना आता है और खून के आंसू रोने को दिल करता है। जो कुछ वहाँ 16 लाख बेगुनाह लोगों को जो है या मार दिया गया है साउथ गजा में, ना 16 लाख या उनको बेघर कर दिया गया, कुछ कर दिया गया। वहाँ जो कुछ इस वक्त हो रही है, 11,000 को मार दिया है, 16 लाख को डिसलॉज कर दिया है, उनका जेनोसाइड हो रहा है, लिटरली कब्जा किया जा रहा है। और मुस्लिम उम्मा पर मुझे हैरत होती है कि एक देश बनाकर मोदी का जो है सदारत नहीं कर पाते हैं, 56 ममालिक है और पाकिस्तान की हुकूमत की बड़ी माजरत खान जो है मौका दिया हुआ है, लेकिन जाहिर है जो है वो चेयर टेकर है, वो अपनी कुर्सी की जंग में लगे हुए हैं, उनको क्या परवाह है? पाकिस्तान के अवाम की परवाह नहीं है तो उन्हें मुस्लिम उम्मा की क्या परवाह होगी? अच्छा मूसा साहब इस वक्त ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इलेक्शन से पहले आप ही को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और पीटीआई में शमूलियत का ऐलान करने जा रहे हैं। यार देखो क्यों ऐसी बातें करते हो, दिल जलाने की बातें करते हो। अभी तो हम वकालत कर रहे हैं और हम वकालत पाकिस्तान के अवाम की कर रहे हैं। मैं आइन का वकील हूँ, मैं रूल ऑफ लॉ का वकील हूँ, मैं जमहूर पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का वकील हूँ, मैं रियासत खुदादार पाकिस्तान की वकालत कर रहा हूँ, इसलिए मुझे वकालत करना है। थैंक यू वेरी मच। अब जरा सुनिए जी शेर अफजल मरवत साहब को। हमने कहा कि 8 फरवरी को वो होगा जो पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ है। 8 फरवरी को इतने ज्यादा तादाद में वोट कास्ट होंगे, तमाम पाकिस्तानी जाएंगे और ओवरसीज पाकिस्तानी को भी हमने इस्तेदा की है, और इतने वोट कभी तारीख में कास्ट नहीं हुए और इतने ज्यादा वोट किसी एक पार्टी के लिए कास्ट नहीं हुए होंगे। तो 8 फरवरी का कोई इलाज नहीं है, किसी के पास नहीं है। ये जबरदस्ती करोड़ों लोगों से कोई वोट हाथ से छीन नहीं सकता है। रिगिंग पे या इलेक्शन में फ्रॉड या धोखाधड़ी के मामलात पे तमाम पोलिंग एजेंट अब ट्रेन है, और आने वाले दिनों में हम स्पेसिस के जरिए, कन्वेंशन के जरिए वर्कर को ट्रेन कर रहे हैं कि किसी भी हालत में जब तक कि नतीजा जो है तहरीरी तौर पर आपको थमा न दिया जाए, आपने पोलिंग स्टेशन और बक्से से दूर नहीं जाना है। चाहे नमाज के नाम पे हो, चाहे खाने के नाम पे हो, आपने बक्से के पास रहना है। अच्छा शेर अब्दुल मरवत साहब गुज़श्ता रोज़ से खबरें गर्दिश कर रहे हैं, काफी कुछ हमसे ट्वीट भी की गई कि इमरान खान को कहा गया कि बात करेगा इस शहबा के लिए, बुशरा बीबी और अली मकान के हवाले से भी कहा जा रहा है कि उन्होंने खान साहब को कहा कि आप चले चलेंगे। खान साहब ने कहा कि मेरे पूरे खानदान को फैमिली को गिरफ्तार कर लिया जाए तो मैं बात नहीं जाऊंगा। इस तक से सदाकत है, क्या वाकई खान साहब ने बात की है? ये बात तो मैंने पूछी नहीं खान साहब से, लेकिन गुज़िश्ता मीटिंग से पहले वाली मीटिंग में मैंने ये बात पूछी थी कि कोई ऑफर, कोई डील की, तो खान ने उस वक्त तरदीद की थी कि किसी ने मुझसे रजू नहीं किया है। अगर कोई रजू भी करेगा तो माइनस खान पे न पाकिस्तानी जो है एग्री करते हैं और न खान एग्री करता है। इलेक्शन भी होंगे, खान के साथ होंगे और खान की क़यादत में होंगे। साहब बताइएगा, कल ही मूसा साहब बता रहे थे कि जब मैं और इमरान साहब मुलाकात होती है तो दो रिश्ते ऊपर आके बैठ जाते हैं, तो हमें कोई पर्सनल बात नहीं करने देते। कल आपकी 5.5 घंटे मुलाकात हुई है, आपके दरमियान कोई ऐसा बंदा मौजूद था जिसकी वजह से आप कुछ और पर्सनल बातें जो खान साहब से करना चाहते थे तो न कर सके? हमेशा जब हमारी मुलाकात होती है तो एक फरिश्ता जो है खान साहब की साइड पे, एक फरिश्ता जो है वो हमारी साइड पे सुन गुन लेने बैठ जाते हैं, और हमें ये भी अंदाजा है कि जिधर मुलाकात होती है वो जगह भी बग हुई होंगी ताकि तमाम कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो सके। और खान साहब जब भी हम जाते हैं इस मामले में बड़ा सेंसिटाइज है, कहते हैं बगिंग डिवाइस लगी है ताकि हमेशा हमें बताते हैं। कल की मुलाकात मुख्तलिफ इस अंदाज में थी कि जिस हाल में कम्युनिटी हॉल में बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा की जो ट्रायल हुए थे वो बड़ा सा हाल है, अदालत है, तो हम वहां पे बैठे थे, खुली जगह है, और खान साहब और हम इकट्ठे बैठे थे। जो फरिश्ते थे और जो अनकीर मुनकीर थे वो हमसे थोड़े फासले पे बैठे। अच्छा
نے پانی کی بوتل وہاں سے خان صاحب کو اٹھا کے لائی ہے، اس کی کیا قیمت لگی، کسی کو دے دی ہے یا میرے پاس ہے؟ اور باقاعدہ ویڈیو پہ دوں گا. کیوں اٹھائی، کس مقصد کے لیے اٹھائی؟ خان صاحب سے پرمیشن لی آپ نے اٹھانے سے پہلے؟ ہاں، وہ خان صاحب اور میں کو دیتا تھا. خان صاحب مطلب منرل واٹر پی رہے ہیں؟ یہ منرل واٹر کوئی آب زمزم ہوا یا آب حیات ہو گیا؟ منرل واٹر جو ہے وہ ہر آدمی کو ملتا ہے، تو آپ کو منرل واٹر پہ بھی مطلب کوئی تکلیف ہو گئی ہے؟ اچھا بتائیے صاحب، بتائیے گا کہ اگر خان صاحب آپ کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ آپ نے لاہور سے الیکشن لڑنا ہے، گوال منڈی سے نواز شریف کے خلاف الیکشن لڑنا ہے، آپ کی تیاری ہے پھر نواز شریف کے خلاف الیکشن لڑنے کی؟ یہ تو میری خوش نصیبی ہوگی اگر خان صاحب یہ فریضہ ہمیں عنایت کر دے کہ گوال منڈی کے لوگوں کو انٹرٹین بھی کریں گے، نواز شریف صاحب کے قصے کہانیاں اور کامیابیاں و کامرانیاں بھی سنائیں گے، اور نواز شریف بھی یاد رکھے گا کہ خوشبو لگا کہ کوئی پٹھان آیا تھا. اچھا شریف صاحب، آپ نے بھی کہا کہ جیسے ہم جاتے ہیں تو خان صاحب پہلے اشارہ کرتے ہیں کہ یہ بند ہے روم، تو کون سی ایسی خفیہ یا خاص باتیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو خان صاحب پہلے الرٹ کر دیتے ہیں آپ کو، اور جب گفتگو کرتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ اشاروں کے رائے میں باتیں کرتے ہیں یا پھر نارملی جس طرح جب ملاقات یعنی سال میں ہماری ملاقات ہوتی ہے، اس وقت اگر ہم نے کوئی خفیہ بات کرنی ہوتی ہے، آبویسلی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ لوگ نہ سنیں، تو ہم آگے بڑھ کے، اور خان صاحب کی درمیان میں میز پڑی ہوتی ہے، وہ آگے بڑھ کے ہم ان کے کان میں کسر کسر کے ذریعے سناتے ہیں. تھوڑی بہت آتی ہے. اچھا، کمپین کے حوالے سے خان صاحب نے کیا ڈائریکشن دیے ہیں؟ کمپین پہ، الیکشنز پہ، یہ ٹکٹ کی تقسیم پہ، اور کمیٹی پہ، کے پی کے معاملات پہ، پنجاب کے معاملات پہ بہت سارے ایشوز، کوئی ایشو کل رہ نہیں گیا جن پہ ہماری بات نہ ہو. آپ لوگوں نے کہا کہ کچھ نون لیگ پیپلز پارٹی سے بھی لوگ آ رہے ہیں، اس پہ بھی خان صاحب نے سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ الیکٹیبلز کو نہیں لے آپ نے خان صاحب نے یہ کہا ہے، ہم نے لسٹ دی تو خان نے 2-3 لوگوں پہ ان کی ریزرویشنز دی. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم 2018 کے معاملات میں دوبارہ پڑ جائیں جہاں پہ الیکٹیبلز کو ترجیح دے کے اپنے ورکر کو ہم نے جو ہے اگنور کیا. لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہماری پہلی ترجیح ہمارے ورکرز ہیں، البتہ جہاں پہ ہماری پوزیشن سیاسی طور پہ کچھ ایسے معاملات کی وجہ سے مستحکم نہیں ہے، تو وہاں پہ اگر الیکٹیبلز آتے ہیں تو یوں جو ہے خان صاحب نے وہ ایڈ دیا ہے، لیکن ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ کون آ رہا ہے اور کس حلقے سے کسی کی خواہش ہے. یہ تھے جی شیر افضل مروہ صاحب جو کہ بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے ہم نے الیکشن لڑنا ہے. عمران خان صاحب جیل میں مکمل طور پہ باخبر ہیں پارٹی امور سے، سیاسی امور سے، اور اسٹریٹجی بھی ترتیب دے رہے ہیں. دوسری جانب آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو محفوظ فیصلہ تھا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس جہانگیر صاحب انہوں نے سنا دیا ہے. اس میں توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کی ضمانت قبل از گرفتاری جو ہے وہ بحال کر دی ہے. اور دوسری جانب جو القادر ٹرسٹ کا تھا اس میں انہوں نے کہا چونکہ القادر ٹرسٹ میں نیب جو ہے وہ گرفتار کر چکی ہے، اس لیے اب دوبارہ احتساب عدالت سے رجوع کیا جائے ضمانت کے لیے. تو اس کے بعد جو امکان ہے، ہمارے پاس اطلاعات ہیں، اب یہ اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کیا جائے گا عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے. لیکن فی الوقت جو ہے جو فضا ہے وہ اس طرف کی طرف نہیں جا رہی، ہوائیں ذرا دوسرے رخ پہ چل رہی ہیں. آج کل لاڈلا اور سپر لاڈلی اور سپر لاڈلی جو ہے ان کی طرف بہت زیادہ توجہ ہے. لیکن شیخ رشید صاحب نے ایک بات کی ہے جی. شیخ صاحب نے کہا ہے کہ 40 دن وہ چلے میں رہے اور ان پہ پولیس نے کسی قسم کا تشدد نہیں کیا، اور جنہوں نے تشدد کیا میں ان کو معاف کرتا ہوں. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ 40 دن نہ میں نے ان کی بات مانی، نہ میں نے ان کی بات مانی، نہ انہوں نے میری بات مانی، لہذا کسی قسم کی کوئی انڈرسٹینڈنگ کے بغیر آیا اور میں نے پریس کانفرنس کرنی تھی، لیکن آگے پتہ چلا کہ پریس کانفرنس نہیں، یہ انٹرویو ہے اور وہ منیب فاروق صاحب نے انٹرویو لینا تھا. اب اس میں 2 طرح کی گفتگو. پہلے خبر چلی کہ شیخ صاحب نے کہا کہ مجھے منیب فاروق کے سامنے بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اس کے بعد منیب فاروق نے اس کی تردید کر دی. پھر شیخ صاحب کا جو ساؤنڈ بائٹ آیا اس میں دونوں طرح کی باتیں تھیں، لیکن وہ آف دا ریکارڈ کیا باتیں کی ہیں یہ نہیں معلوم. لیکن کیمرے میں آ کے جو انہوں نے بات کی وہ انہوں نے دونوں طرح کی کر دی کہ پولیس نے تشدد نہیں کیا، اگر کسی نے کیا تو میں ان کو معاف کرتا ہوں. تو سچویشن اس طرح کی ہے، اور کیونکہ سردار لطیف کھوسہ صاحب بھی اس بارے میں یہ انکشاف کر چکے ہیں کہ شیخ رشید صاحب پہ تشدد کیا گیا تھا. تو شیخ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ چلہ جو کاٹا ہے تو چلے کے بعد 10 سال کی جو باتیں ہیں وہ میں بھول چکا ہوں. تو اس میں بہت ساری باتیں کہے بغیر شیخ صاحب کہہ جاتے ہیں، اور انہوں نے کیونکہ وہ سیزنڈ پولیٹیشین ہیں اور سمجھتے ہیں ساری چیزوں کو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.